गांव में हरिनाथ के यहाँ आज बेटी की बारात आई हुई थी। मंगलाचार के बाद बारात की आवभगत की गई। गांव की महिलाएं दूल्हे और उसके साथियों के साथ हंसी मजाक में मशगूल हो गईं। उन महिलाओं में सबसे मुखर थी पारो। खिलता हुआ रंग, तीखे नाक नक्श, चुलबुला व्यवहार, यही थी पारो की पहचान। दूल्हे का एक दोस्त पारो के खुले हुए चुलबुले व्यवहार का पूरा पूरा फ़ायदा उठा रहा था। उसने पारो से कहा, भौजी तुम हमें बहुत अच्छी लगी हो। ऐसा है तो हमें भी बारात के साथ विदा करा ले चलो। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। इसी तरह की चुहलबाजी दोनों के बीच काफ़ी देर तक चलती रही। बात करते करते दोनों एक अंधेरे कोने में पहुंच गए। तुम्हारा नाम क्या है भौजी? मेरा नाम पारो है। ओह, देवदास की पारो? नहीं, सिर्फ तुम्हारी पारो। पारो की बात सुनकर वह युवक कोई जवाब दे पाता, इससे पहले ही पारो के पीछे से किसी ने उसकी चुटिया पकड़कर उसे पीछे की ओर खींच लिया। चुटिया खींचने वाली पारो की सास दमयंती थी। उसने गुस्से से कहा, क्यों री कलमुही, पराए मर्द के साथ इस तरह की बातें करते तुझे शर्म नहीं आती? सास की बात सुनकर पारो की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पारो से बात करने वाला युवक तुरंत वहाँ से रफू चक्कर हो गया। दमयंती चिल्लाई, वो बहुत दिनों से तेरे लक्षण देख रही थी, पर आज तो तूने हद ही कर दी पारो। बहुत चुप रह ली मैं, पर अब चुप नहीं रहूँगी। घर जाकर तेरे पति सुरेश को तेरे चरित्र के बारे में आज मैं सब बताऊँगी। नहीं अम्मा जी, ऐसा मत करना, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, कहकर पारो ने दमयंती के पाँव पकड़ लिए। इस नाटक को रहने दे। क्या भले घर की बहू बेटियाँ पराए मर्दों के साथ ऐसी बेहयाई की बातें करती हैं? तू एक न एक दिन हमारे खानदान की नाक कटवा कर ही छोड़ेगी। नहीं अम्मा जी, आप विश्वास रखिए, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। दमयंती बड़बड़ाती वहाँ से हट गई। कुछ देर बाद पारो चुपचाप दमयंती के साथ घर लौट गई। दमयंती अरसे से इस बात को जानती थी कि उसके बेटे की बहू पारो का चाल चलन ठीक नहीं है। वह समय समय पर पारो को इस बारे में ऊंच नीच का वास्ता देकर उसे खूब समझाती, पर पारो को समझ में सास की एक बात भी नहीं आती। दमयंती सोच बैठी थी कि उस रोज़ हरिनाथ के यहाँ विवाह वाले दिन पारो ने जो हरकत करके उससे माफ़ी मांगी थी, वह उसने सच्चे दिल से मांगी थी और अब वह शायद सुधर गई होगी, पर यह उसकी भूल थी। उस रोज़ तो गजब ही हो गया जब पारो के ससुर कैलाश ने पारो को गांव के बाहर वाले एक खेत में गांव के एक युवक निहाल की बाहों में देखा। यह दृश्य देखते ही उनके तन बदन में आग सी लग गई, पर वह खून का घूंट पीकर चुपचाप वहाँ से चले आए। क्रोध में उफनते वह अपने घर पहुँचे और दमयंती को सारी बात बताई। पति की बात सुनकर दमयंती दुखी होते हुए बोली, तो आज तुमने भी बहू की कारगुजारियों को अपनी आंखों से देख ही लिया, तो क्या तुम भी उसके चाल चलन के बारे में पहले से जानती हो? अजी, मुझे तो उसके लक्षणों के बारे में बहुत पहले से पता है, पर मैं यही सोचकर चुप रह जाती थी कि शायद उसे अकल आ जाए, पर लगता नहीं कि उसे कभी अकल आएगी। तुम उसके सुधरने की बात कर रही हो? अब तो वह दिन दहाड़े खेत में हमारी पगड़ी उछाल रही है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी कुलच्छनी बहू का आखिर किया क्या जाए। आज आने दो जी उसे। आज इस बात का निर्णय होकर रहेगा कि या तो वह सुधरेगी या हम उसे घर में ही नहीं रहने देंगे रखेंगे। तभी सुरेश ने घर में प्रवेश करते हुए दमयंती से पूछा, किसे घर में नहीं रखोगी अम्मा? तब दमयंती ने उसे बताया, बेटा हम तेरी बहू पारो की बातें कर रहे थे, उसने हमें कहीं का नहीं रखा है। ऐसा क्या है पारो ने अम्मा? बेटा आज तेरे पिता ने पारो को निहाल की बाहों में अपनी आंखों से देखा है। यह तुम क्या कह रही हो अम्मा? मैं सच कह रही हूँ बेटा। सुरेश ने पूछा, वह है कहाँ? निहाल के पास से वह अभी लौटी ही कहाँ है? क्रोध में भरकर सुरेश बोला, आने दो आज उसे मैं सबक सिखाकर ही छोड़ूंगा। जब पारो घर आई तो सुरेश लाठी लेकर उस पर टूट पड़ा। कराई निहाल के संग मुँह काला। उसने पारो की खूब धुनाई की। पारो ने गलत काम तो किया ही था, सो वह चुपचाप पिटती रही। जब सुरेश उसे मारते मारते थक गया तो उसने लाठी फेंक दी और पारो के सिर के बाल पकड़ लिए। बोला, अपना चाल चलन सुधारोगी नहीं? मुझे माफ़ कर दो जी, अब ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूँगी। समझ जा नालायक, इसी में तेरी और ख़ानदान की भलाई है। यह कहकर सुरेश ने पारो के सिर के बालों को एक झटका देकर छोड़ दिया। उसके ऐसा करने पर पारो दूर जा गिरी। घर में एक अजीब सा तनाव व्याप्त हो गया था। पारो उठी, उसने जैसे तैसे खाना बनाया
उस रोज़ किसी ने भी पेट भरकर खाना नहीं खाया गया। सुरेश पारो से गुस्सा तो था ही, इसलिए उसने उस रात पारो के कमरे में न जाकर आंगन में पिता की चारपाई के पास ही अपनी चारपाई बिछा ली। दमयंती की चारपाई उसके अपने कमरे में थी। पारो जब अपने कमरे में चारपाई पर लेटी तो उसके शरीर का पोर दर्द कर रहा था। आज उसके पति ने उसे हद से ज़्यादा पीटा था। वह सोच रही थी कि जरूर उसकी सास ने ये सब बातें उसके पति सुरेश को बताई होंगी। मन में यह विचार आते ही उसका मन दमयंती के प्रति आक्रोश से भर उठा। इसी तरह वह रात बीतती गई। रात के करीब 3 बजे आंगन में सोए सुरेश की आंख खुली तो उसे प्यास का अनुभव हुआ। पानी का घड़ा पारो के कमरे में रखा हुआ था। पानी पीने के उद्देश्य से वह पारो के कमरे में गया तो पारो की खाली पड़ी चारपाई को देखकर बुरी तरह चौंक पड़ा। वह सोचने लगा, यह पारो कहाँ गई इस वक्त। उसका माथा ठनका। उसने घड़े में से पानी लेकर पिया। पानी पीकर वह पारो की तलाश में दूसरे कमरे में गया। पारो वहाँ भी नहीं थी। तब वह अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ का नज़ारा देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। पारो उस वक्त उसकी माँ की छाती पर सवार होकर पूरी ताकत से उसका गला दबाने में जुटी हुई थी और कह रही थी, और करोगी चुगली मेरी। सुरेश चिल्लाया, पारो रुक जाओ, ये क्या नर्स कर रही हो। आवाज़ सुनकर पारो ने पलटकर पति की ओर देखा। उस वक्त उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वह विजयी मुद्रा में मुस्कुराकर बोली, मार डाला मैंने तुम्हारी माँ को। पारो, यह तुमने क्या किया, कहकर सुरेश ने पारो की ओर लपका। उसने माँ की छाती पर चढ़ी पारो को जोर का धक्का दिया, जिससे पारो चारपाई से नीचे जा गिरी। सुरेश ने अपने पिता को आवाज़ लगाई, पिताजी पिताजी यहाँ आइए। इस आवाज़ से आंगन में सोए कैलाश की नींद खुल गई। तभी दमयंती के कमरे से सुरेश से फिर उसे अब पुकारा तो वह तेजी से उस कमरे की ओर चल दिया। पिता को देखकर सुरेश ने पारो की ओर इशारा कर कैलाश से कहा, पिताजी, इस हत्यारिन ने माँ का गला दबाकर उसे मार डाला। कैलाश ने लपक कर दमयंती की नब्ज देखी तो वह कह उठा, यह तो सचमुच मर गई। तुरंत पुलिस को सूचित किया गया। सुरेश और कैलाश ने पुलिस की घटना की विस्तारपूर्वक जानकारी दी तो पुलिस ने तुरंत पारो को गिरफ्तार कर लिया। आज थाने में पुलिस अधिकारी ने पारो से कहा, आज तक तो यही सुना गया था कि सास ही बहू को मारती आई है। तुमने तो अपनी सास की हत्या कर डाली। तुमने क्यों किया ऐसा। मेरी सास को मेरे चाल चलन पर शक था, तो क्या तुम्हारी सास का शक झूठा था। नहीं, सच्चाई आखिर पारो के मुंह से निकल ही गई। मेरी सास मेरे चाल चलन को लेकर मुझे बहुत समझाया करती थी, पर मैं उनकी आशा के अनुसार अपने को नहीं बदल पा रही थी। सास द्वारा बार बार टोका टाकी की वजह से वो मुझे दुश्मन नजर आ रही थी, इसलिए मैंने सास को मार डाला। पारो के द्वारा जुर्म कबूल कर लेने की वजह से वे सलाखों के पीछे पहुंच गई।